ओम सभी को सादर नमस्ते। दिसंबर 2025 में यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई थी योग विषय से, तो उस समय की परीक्षा में एकेडमी से 3 बच्चों का जेआरएफ हुआ था, जिसमें से 2 विद्यार्थियों के इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं। आज हमारे साथ में हेमा जी हैं, जिन्होंने इस बार के अटेम्प्ट में जेआरएफ उत्तीर्ण किया है। तो हम उनके अनुभव भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस किस प्रकार से तैयारी की, योग की, फर्स्ट पेपर की, जैसा कि हम अन्य इंटरव्यू में भी जानने के प्रयास करते ही हैं। तो सबसे पहले हम हेमा जी को बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं कि उन्होंने इस जेआरएफ को उत्तीर्ण किया। तो हेमा जी, हम आपसे आपका परिचय जानना चाहते हैं कि आपका अपना परिचय और योग से पहले का आपका फील्ड क्या था, और फिर योग में जो आना हुआ तो वो किस संयोग से आना हुआ, जिससे जो हमारे अन्य श्रोता हैं उनको पता रहे कि कोई जो योग के अदर फील्ड से हैं या योग के फील्ड से हैं तो उनसे कोई ज़्यादा अंतर इन चीज़ों का नहीं पड़ता है। जी नमस्ते, मेरा नाम हेमा चौहान है। मैं उत्तरकाशी से बिलोंग करती हूँ और मैंने योगा के फील्ड में आने से पहले अपनी पढ़ाई देहरादून से ही करी है। मेरा स्कूलिंग पूरा वहीं से रहा है और स्कूल में मेरा स्ट्रीम साइंस था, मेरे पास पीसी भी था और 12th तक ऐसा कोई प्लान नहीं था कि आगे क्या करना है फ्यूचर में। तो पहले मैंने 1 साल ड्रॉप करके नीट की तैयारी भी करी थी। जी तो उसमें मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी क्योंकि बचपन से ही मैं बहुत शाय और रिजर्व नेचर था मेरा। तो जब मैंने कोचिंग ली वहाँ पर तो उतने अच्छे से मैं अपने क्वेश्चंस नहीं पूछ पाती थी, जिसकी वजह से मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं रहा वहाँ पर। तो मैंने बहुत जल्दी वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। सिर्फ 3-4 महीना मैंने पढ़ा और मुझे लगा मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैंने वो छोड़ दिया था। तो काफ़ी टाइम तक वो साल पूरा ड्रॉप गया। तो मैंने फिर सोचा क्या करना है। तो स्कूल में हमारे पास 9th-10th में योगा एज अ सब्जेक्ट होता था, तो उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखाते थे और जो स्कूल में परफॉर्मेंसेस वगैरह होती थी तो उसमें मैं हर साल पार्ट लेती थी। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट था योगा के लिए वहाँ से, बट सिर्फ आसन पार्ट था कि ये नहीं पता था कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, थ्योरी भी पढ़ना होता है। तो फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लेके डिसाइड किया कि ग्रेजुएशन मैं योगा से ही करूँगी। ये आपका सेल्फ का डिसीजन था? हाँ जी, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड रहे हैं, गौरव है उनका नाम, तो वो वहीं से बिलोंग करते हैं जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो वो जी कर रहे थे बीएससी इन योगिक साइंस। तो मेरा भी मन कर गया तो मैंने भी बीएससी योगिक साइंस से डाल दिया। तो बाकी की मेरी जो ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो योगिक साइंस से है। मतलब बीएससी और एमएससी आपने की, हाँ जी। तो उसमें योग का जो फील्ड था, मतलब साइंस के संदर्भ में, तो आपने उसमें टेक्निकल जो ये सब्जेक्ट है साइंस वाले वही पढ़े थे। जो इंडियन टेक्स्ट है आपके योग के, उनका अध्ययन शायद मेरे ख्याल से सिलेबस में कम होता होगा। तो जब आपने तैयारी शुरू की तो सबसे पहले क्या आपका डिसीजन रहा कि आपकी एमए चल रही है, तो आप एक बार बताइए, आपकी एमएससी पूरी हो गई या चल रही है? कब आपके मन में ये विचार आया कि मुझे यूजीसी नेट की तैयारी करनी चाहिए, और उस विचार के आने के बाद में क्या क्या स्टेप आपने फॉलो किए उसको पूरा करने के लिए? तो अभी मेरा मास्टर्स चल रहा है, मेरा लास्ट सेमेस्टर बचा है, 2nd ईयर 4th सेमेस्टर। तो जब हमारा ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया था और हम मास्टर्स में आए तो टीचर्स बहुत ज़्यादा बोलते थे कि अब आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। और जैसे हमारे सीनियर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में थे नेट की, तो वो बहुत ज़्यादा बोलते थे कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो स्टार्टिंग कर दिया था थोड़ा पढ़ना अच्छे से मास्टर्स से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से। बट शुरू में बहुत दिक्कतें आती थी क्योंकि खुद से पता नहीं होता था कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। जी तो जैसे सौरभ सर रहे हैं, उन्होंने खुद से भी पढ़ाया स्टार्टिंग में योग सूत्र वगैरह। फिर हमने 1-2 जगह ऑनलाइन देखा तो इतने अच्छे से सोर्सेज और मटेरियल नहीं मिला। तो फिर जैसे 2nd ईयर में हम आए तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि जाना ही है कोचिंग कहीं से। तो जैसे मैंने जी एकेडमी के बारे में बहुत सुना था, जी हमारे कॉलेज के ज़्यादातर सीनियर्स ने यहीं से कोचिंग करी है। जी तो उनका एक रहता था कि बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ से एक रहा कि वहाँ जाकर एक बार देखना है कि कैसा पढ़ाते हैं। तो वहाँ से डिसीजन बना। तो हम दिसंबर में आए थे जुलाई वाले बैच में और फिर एकेडमी ज्वाइन कर लिया था। तो आपने सेल्फ तैयारी भी की थी, या जब स्टार्टिंग किया तो अपने कोचिंग से स्टार्ट किया आपने? इससे पहले मैंने 2 अटेम्प्ट्स दे दिए थे सेल्फ प्रिपरेशन से। तो मतलब उसमें एमए की स्टार्टिंग से देना शुरू कर हाँ दिया था जी, आपने? बीएससी से, सॉरी, नहीं एमएससी एमएससी से स्टार्ट किया था। तो वो सेल्फ प्रिपरेशन से 2 दिए, तो उसके बाद आपको फिर ऐसा लगा कि सेल्फ प्रिपरेशन के साथ में आपको गाइडेंस भी चाहिए, तो फिर आपने डिसाइड किया कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो फिर आगे का क्या प्रोसीजर रहा आपका कि जब आपने विचार किया कोचिंग लेनी चाहिए, फिर उसके पश्चात?
सो स्टार्टिंग में तो ऐसा था, थोड़ा डिसीजन लेने में मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैंने काफ़ी टाइम लिया ये सोचने में भी, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में ही सोचा था कि फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में मैं आ जाऊँगी। जी। तो मैं घर पे नहीं बोल पाई। फिर मैंने फ्रेंड्स वगैरह से पूछा तो किसी का भी प्लान नहीं था आने का। जी। फिर मैंने पूछ ही लिया, क्योंकि सेकेंड ईयर में आके प्रेशर बहुत बढ़ जाता है जी। कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे। तो मैंने घर पे बोला, उन्होंने भी अलाउ किया। फिर मेरे पेरेंट्स आए थे एकेडमी, आपसे बात करी, पूरा जी। देख के गए रूम वगैरह, तो हम इधर ही शिफ्ट हो गए थे। तो उससे एकेडमी का मेन पर्पस मेरा यही था कि एक तो डायरेक्शन मिल जाता है आपको कि क्या क्या कवर करना है, क्योंकि सिलेबस हमें पता होता है, बट हमें ये नहीं पता उस सिलेबस में से भी कितनी डेप्थ में पूछा जाएगा। जी। जैसे जो पेपर 1 का सिलेबस है वो बहुत ऐसे रैंडमली लिखा है, उसमें उतना डिटेल नहीं है वो। जी। जी। तो एकेडमी में आके एक तो आपको डायरेक्शन बहुत अच्छे से मिलता है क्या पढ़ना है, और साथ में यहाँ आने का ये फ़ायदा है कि जैसे आप यहाँ पर हैं, आप बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। आप केवल डायरेक्शन के अलावा भी बच्चे को होलिस्टिकली, मैं बोलूँगी, गाइड करते हैं। अगर फैमिली में कोई इशू है या इमोशनल कोई बैरियर है तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, जिसकी वजह से मुझे लगा कि यहाँ आना मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था। तो आपका जो अनुभव रहा यहाँ पे पढ़ाई के संदर्भ में, तो पढ़ाई जैसे स्टार्टिंग की उस समय का जो अनुभव है, फिर बीच में जब आपकी पढ़ाई चल रही थी उस समय का, और लास्ट का, तो वो अनुभव क्या रहे आपके? जब हम यहाँ गए थे तो मेरा कॉलेज चल रहा था। स्टार्टिंग में जब हमने ज्वाइन किया अकेडमी तो हम रेगुलर आते थे, बट जैसे कॉलेज भी मैं साथ में कर रही हूँ तो वहाँ से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता था। कभी इंटरनल वगैरह प्रैक्टिकल आते थे तो हमें जाना पड़ता था। तो बस वो था, क्योंकि उस टाइम पे जो क्लासेस छूट जाती थी ना, वो एंड में कवर ही करी हमने, एंड में, बीच जी। में उतना टाइम नहीं लगता था। जी। तो वो बहुत बैरियर रहा। स्टार्टिंग में जब मैंने क्लासेस लेना शुरू करी तो स्टार्टिंग में बहुत सारे बैरियर्स थे मन में कि समझ नहीं आ रहा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते थे। जी। तो स्टार्टिंग में हमारी भी मिस्टेक थी, हमने थोड़ा ढील दिया कि अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। फिर धीरे धीरे 3 सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ते थे, फिर जब 4 आए एक साथ तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था वो। जी। तो हमारा प्रोसेस ऐसा रहता था कि जो हम आज पढ़ के गए हैं हम शाम को भी वही पढ़ते थे। पहले वो पढ़ते थे, जैसे योग दर्शन चल रहा है, साथ में रीजनिंग चल रही है, तो पहले घर जाके योग दर्शन रिवाइज करेंगे और रीजनिंग उसके बाद। फिर अगर कुछ और टाइम बच रहा है तो कोई और सब्जेक्ट। फिर सुबह भी जब हम उठेंगे तो सेम जो हमने कल पढ़ा था वो रिविजन करेंगे, और अगर समय बचता है तो कुछ और। फिर तो क्लास जैसे आपने कहा कि शुरुआत में समझने में दिक्कत हुई, तो उससे कुछ कोई नेगेटिव मेंटेलिटी बनी, या फिर क्या आपने उसको कैसे डील किया कि समझ में नहीं आ रहा है? तो व्यक्ति के मन में रहता है समझ में नहीं आ रहा, तो वो नेगेटिव फील करना शुरू करता है। तो आपके अंदर भी वो फीलिंग आई थी, या उसको आपने हैंडल किया? सर मुझे ऐसा लगता है मैं पहले से बहुत नेगेटिव हूँ एज अ पर्सन। जी। तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बहुत सारे बैरियर्स हटे हैं, आया कोई भी बैरियर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे स्टार्टिंग में मैं आई थी तो मुझे लगता था मैथ्स नहीं हो पाएगी, डीआई नहीं हो पाएगी। तो धीरे धीरे जब आपने पूछना शुरू किया कि करो, शुरू तो करो, तो आपको बोलने का तरीका ऐसा होता है कि ना सामने वाले को वो ऑफेंड करता है और उसे ऐसा लगता है कि कोई करीबी बोल रहा है उसे, तो वो आपके जितने भी बताने के तरीके होते हैं वो उन्हें धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू करता है। तो मैं बोलूँगी मेरे यहाँ पर आके बैरियर्स बने नहीं है, मेरे बहुत सारे बैरियर्स हटे हैं, तो इसीलिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके। थैंक यू सर। तो कुछ चीज़ें आपने ऐसी भी सीखी जो आपको पहले डर लगता था, जैसे आपने कहा मैथ से डर लगता था, रीजनिंग से था, और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, संस्कृत के भी टेक्स्ट हैं आपके, योग दर्शन के, उपनिषद के, गीता के, तो वो सब आपने बैरियर्स हटा हटा के सारे पूरे किए। तो उनकी तैयारी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे ही। तो ये कौन सा आपका अटेम्प्ट था, और एकेडमी से जुड़ने के बाद कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपने सफलता प्राप्त की? वैसे मैंने 3 अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, अकेडमी में जुड़ने के बाद ही मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। तो इस बार ही मेरे 120 मार्क्स आए थे और मेरा जेआरएफ क्लियर हो अच्छा, गया तो था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो गया, तो आपको लग रहा था कि आपका इस बार हो जाएगा, या कुछ फ्लक्चुएशन था मन में? सर प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था। मुझे तो जब हमने आंसर की चेक कर ली थी उसके बाद भी मुझे नहीं था कि होगा मेरा। थोड़ा आंसर की के बाद आपके मार्क्स तो 120 आपको पता लग ही गए थे, लेकिन आपको मन में ये लग रहा था कि शायद कि नहीं। कट ऑफ शायद ज़्यादा जा सकती है। मेरा प्रश्न है कि क्या आप 120 क्वेश्चन ठीक कर पाएंगी? तो तैयारी के समय पे क्या आपका ऐसा कॉन्फिडेंस था, या इससे ज़्यादा का कॉन्फिडेंस था, या इससे कम का कॉन्फिडेंस था, या आप न्यूट्रल थी, केवल तैयारी कर रही थी? सर मैं केवल तैयारी कर रही थी, न्यूट्रल थी। पेपर 2 में फिर भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था, क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स थे जो धीरे धीरे मेरे क्लियर हो चुके थे, जैसे योग सूत्र हैं और योग उपनिषद हैं और गीता, तो उनमें मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। पर पेपर 1 में मेरा ऐसा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से जो मुझसे हो जाता था उसमें मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था। जैसे डीआई में मुझे एंड तक काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई थी मैं। जी।
तो कॉम्प्रिहेंशन में भी था सिमिलर चीज़ें, बट बाकी चीज़ों में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो आपके लिए तैयारी कर रही थी, मार्क्स के ऊपर इतना फोकस नहीं था आपका कि ठीक है अपना बेस्ट देना है, जितने भी मार्क्स आ जाएंगे आ जाएंगे। तो अब हम तैयारी के बारे में बात करें, जो हमारे श्रोताओं का मुख्य फोकस रहता है। तो दोनों पेपर की तैयारी में पहले योग के विषय के बारे में आप बताएं कि योग विषय की तैयारी में क्या स्ट्रेटजी रही आपकी, मतलब अपनी मेंटेलिटी को आप रिकॉल करके देखिए कि आपने जब तैयारी शुरू की तो आपको योग की तैयारी के संदर्भ में क्या क्या बाधाएं आई और कैसे आपने डील किया। फिर कुछ बाधाएं आपके सामने आई हों शुरुआत में लेकिन आप उनको डील नहीं कर पाई, लेकिन आपका अनुभव बाद में बना और फिर पता लगा कि इसको ऐसे डील किया जा सकता था। एक तो व्यक्ति है कि वो खुद कर करके सीख रहा है तो हो सकता है कि उसको टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि हो सकता है कि उसका उपाय समस्या का उसको मिल पाए नहीं मिल पाए, या मिला तो बहुत बाद में मिला, तब तक समय जा चुका था। तो आपके साथ भी कुछ ऐसी परिस्थितियां रही, तो वो सारा एक प्रोसीजर कि किस मेंटेलिटी के साथ आपने तैयारी की और क्या क्या आपकी तैयारी की स्ट्रेटेजी रही है। सर जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे सबसे पहला और बड़ा प्रॉब्लम था नोट मेकिंग का। मतलब मैंने एकेडमी से बुक भी परचेज कर ली थी, फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि हैंड रिटन चाहिए सब कुछ। तो वो मेरा काफ़ी मिस्टेक रहा, क्योंकि जब हम पहले की स्टार्टिंग की यूनिट्स हमने पढ़ी तो मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया उसमें कि नोट्स बनाऊंगी। तो मैंने बनाए भी बट वो कवर नहीं हो पाता क्योंकि लिखने का स्टफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने वो हैबिट छोड़ी नोट्स बनाने की, क्योंकि मुझे लगता है जब आप अकेडमी में आए हो तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप हर चीज़ लिख सको। तो स्टार्टिंग में आप बोलते थे कि शॉर्ट नोट्स बनाओ जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, खासकर पेपर 2 में। तो मैंने वो बहुत देर में फॉलो किया और मुझे अब रियलाइज होता है कि वो सबसे बेस्ट मेथड है पढ़ने का। जैसे कि योग उपनिषद थे, तो उसमें ऐसा होता है अगर आप एक योग उपनिषद पढ़ लिया आपने, जैसे ध्यान बिंदु पढ़ लिया है या नाद बिंदु पढ़ लिया है, तो नोट्स बनाने का बेस्ट तरीका मुझे ऐसा लगता है जो आपने बताया था, एक बार आप पढ़ लो, फिर उसके जो मेजर टॉपिक्स हैं आपको एक शीट पे वो लिखने हैं। जैसे आप ऊपर हेडिंग डाल दो कौन सा उपनिषद है, फिर टॉपिक्स, तो उससे आपको एक ओवरलुक बन जाता है। सबसे पहले तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि एग्जैक्टली उस उपनिषद में है क्या। ठीक है। और अगर आप सारे पॉइंट्स लिख दोगे तो मुझे लगता नहीं है कोई भी पॉइंट आपका स्किप होगा, चाहे वो छोटे से छोटा डिटेल हो। और उसमें ये था कि जब आप पॉइंटर्स में लिखते हो तो आप अपने आप से क्वेश्चन करते हो। तो वो जो आपने नोट्स बनाए हैं 2 चीज़ों में हेल्पफुल हैं। एक तो आपका वो पार्ट कवर हो गया, आपको लगेगा ये कंप्लीट हो गया है, और दूसरा आप उससे अच्छे से रिविजन कर पाएंगे। टाइम भी बचेगा आपका। जी, टाइम क्योंकि बचेगा। जो आप बता रही हैं कि आपने पहले फुली लिखा उनको और फिर आपने टाइम बचाया, तो एक तो ये हुआ आपका कि और क्या क्या आपकी रही तैयारी की स्ट्रेटेजी। और सर रिवीजन में ये था कि शुरू में मुझे लगता था हम एक ही दिन में पूरा रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक दिन में हम 4 सब्जेक्ट पढ़ते थे तो घर जाके वो कवर नहीं हो पाता था, ऐसा लगता था ज़्यादा हो रहा है, मैथ्स भी हो रही है, पेपर 1 का कोई थ्योरी का सब्जेक्ट भी है। लेकिन शुरुआत में तो 4 सब्जेक्ट ना चल के मतलब 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो ये आप बिल्कुल स्टार्टिंग का फेज बता रही हैं या कुछ दिन के बाद का फेज बता कुछ रही हैं? दिन के बाद का। कुछ दिन के बाद का। जी। तो स्टार्टिंग में कैसे हैंडल किया, फिर कुछ दिन बाद जो आप कह रही हैं उसको फिर कंटिन्यू कीजिएगा। सर स्टार्टिंग में तो यही था, 2 ही सब्जेक्ट थे तो इजी होता था रिवीजन करना। यहाँ पे जैसे योग सूत्र पढ़ा मैंने, तो योग सूत्र का मेरा मेजर ये था पहले सूत्र याद करने का, क्योंकि अगर आपको सूत्र याद है तो अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी उतनी अच्छी नहीं भी है उस ग्रंथ की तो आप एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस कर सकते हो उसके। तो उसका ये रहता था सूत्र याद करने हैं और बाकी जो दूसरा चल रहा है उसकी प्रैक्टिस, तो दोनों हम करेंगे घर जाके, वो था। और फिर उसके बाद में जब आपका ये टाइम आया कि 3-4 विषय हो गए, क्योंकि योग सूत्र पूरा हो गया, कुछ और यूनिट भी पूरी हो गई, तब आप बता रही थी कि आपको लग रहा है कि रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो उसको कैसे हैंडल किया आपने? सर उसको ऐसे, मुझे जैसे आप क्लासेस लेते हैं तो आप क्लास एंड होने तक उसका एक ओवरव्यू दे देते हैं कि फैक्ट्स वाइज ये इतना ही है टॉपिक। तो वो मैं ऐसा करती थी कि घर जाके उन फैक्ट्स को मैं एक बार ज़रूर रिवाइज करती थी जो आपने बोला है कि जैसे मस्कुलर सिस्टम है, वैसे बहुत बड़ा सिस्टम है वो, बट आप फैक्ट वाइज उसे समरी में बता दोगे कि रेगुलेटरी प्रोटीन ये है और ये सब है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ये है। तो जो फैक्ट की दृष्टि से था जिससे क्वेश्चन बन सकता है, मैं सिर्फ वो रोज रेगुलरली रिवाइज करती थी। बाकी अगर छूट भी जाता था तो जैसे अगर बीच में कोई संडे आया, हॉलीडे आया, तब मैं वो वीडियोस दोबारा देखना प्रेफर करती थी। तो और क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी इसमें? तो जैसे मान लीजिए कि आपने विषय कवर किया, तो मैं 2-3 लेवल पे कर रहा हूँ, आप अपना अनुभव बताइएगा आप कैसे करती थी। एक तो क्लास में आप सुनते हैं उसकी तैयारी करना, तो उसमें कुछ आपको ऐसा लगता था कि मैं उसमें और इम्प्रूव कर सकती थी ध्यान दे के। दूसरा वहाँ पे जाके घर पे जाके तैयारी करना, तो उन दोनों में कैसा आपका एक संबंध था कि क्लास में कितना आप कर पाती थी, क्लास के साथ साथ में कितना आपने ग्रैस्प किया,
और उसके बाद फिर रिवीजन के द्वारा या बाद में टाइम देके कितना ग्रेस्प किया, या उसमें कितना अंतर आप डाल सकते हैं? सर जैसे ड्यूरिंग क्लास मुझे लगता है आप जितना ज़्यादा अटेंटिव होंगे आपका काम उतना कम हो जाएगा। जैसे एनाटॉमी हम पढ़ते थे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहती थी घर जाने तक जो मुझे समझ नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि मेरा मेन फोकस क्लास में ये रहता था कि मुझे पूरा समझ आ जाए, चाहे मुझे लर्न ना भी हो। हाँ, मतलब अंडरस्टैंडिंग पूरी बन जाए, वर्ड्स पूरे नहीं भी याद है तो उसको बाद में याद किया जा सकता है, कम से कम एक काम पूरा हो जाए। हाँ जी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में फिर घर जाके ज़्यादा बर्डन लगता है कि ये तो समझ ही नहीं आया है। तो जब मेरे को वो पूरा समझ आ जाता था तो बहुत बार मैं क्लास में ही शॉर्ट नोट्स बना देती थी, बट जब नहीं होता था तो वो काम घर पे होता था। तो घर पे मेजर काम रिवीजन का होता था। तो जो चीज़ें मुझे ओरली याद हो जाती है वो मैं वैसे याद कर लेती हूँ बार बार बोल के, और जो मुझे याद नहीं होती वो मैं नोटपैड है मेरे पे एक जो जिससे रब हो जाता है तो उसमें बार बार लिख के, तो जैसे कोई सीक्वेंस है या जैसे मसल सेल है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं कि जो स्केलेटल मसल है उसके अंदर फेसिकल है और मसल सेल है, तो वो सब लिख के, मतलब कुछ फैक्ट ऐसे जो आपको याद हो गए वे तो ठीक है, वो आप रिकॉल कर पा रही, जो याद नहीं हो रहे एफर्ट डालने के बाद तो उनको आपको लिख लिख के याद करती थी, बार बार लिखती थी, तो उससे संस्कार दृढ़ हो जाते थे। तो अब कोई ऐसा जैसे याद आपने कर लिया, कुछ क्लास में याद हुआ, कुछ बाहर जाके याद किया, तो कोई ऐसे विषय भी रहे जिनको याद करने में बहुत दिक्कत रही हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ हो, या जो याद हो गए हैं तो उनका फिर रिवीजन करके आगे मेंटेन कैसे किया आपने? सर जो ऑलरेडी याद थे उसमें तो ये था कि रिवीजन अगर हम लैग कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा हुआ मुझे कि जो चीज़ें याद हो गई है वो मुझे लगा याद हो गई है और मैंने रिवीजन नहीं किया, तो जब दोबारा सब्जेक्ट को खोला तो बिल्कुल गायब था वो। तो वो मुझे बहुत चीज़ों में लगा, जैसे मैंने गीता पढ़ी थी पहली बार जब मैंने पढ़ी तो बहुत अच्छे से लर्न किया था, पर बीच में कॉलेज के इंटरनल वगैरह की वजह से गैप आ गया था तो मैंने रिवीजन नहीं किया। बट फिर से जब मैंने शुरू किया तो मुझे ज़ीरो से शुरू करना पड़ा। तो कुछ चीज़ों में रिवीजन मेरा लैग करा था शुरू में, फिर बाद में मुझे वो और एफर्ट मार के उसे और क्योंकि विद्यार्थियों की एक बड़ी समस्या रहती है, यहाँ नए बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो वे कह रहे सर रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, रिवीजन नहीं हो पाता। तो उनके रिवीजन ना होने में जो कारण उनके द्वारा बताए जाते हैं, एक तो यह कि टाइम नहीं मिलता, दूसरा कि मन नहीं करता, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है, उनको लगता है कि अब तो ये याद हो ही गया है, हमने पढ़ ही लिया, उसको हम पेपर में कर पाएंगे। तो उन सब के बारे में आप क्या समझ रखती हैं, या आपने रिवीजन कैसे किया अपना पर्सनली? ऐसा जब हम पढ़ लेते हैं ना कुछ ऐसा, हमें माइंड ऐसा रियलाइज करवाता है कि हमें वो याद हो गया है, बट बहुत बार वो याद नहीं रहता। तो मेरा ऐसा रहता था जब हम सोते थे ना तो मैं रिकॉल करती थी क्या क्या पढ़ा आज। तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि इसके बाद क्या है, तो मैं फ़ोन में नोट्स खोलती थी और वहीं पे थोड़ा सा देखकर जो मैं भूल रही हूँ उस पार्ट को देख के फिर मैं सो जाती थी। तो वो ज़्यादा रिटेन कर पाती हूँ मैं जो रात के टाइम पे मैं पढ़ती हूँ। तो ऐसे टॉपिक्स जो मुझे याद नहीं है, जो मुझे लग रहा है मैं भूल रही हूँ, वो मैं रात को करती थी। और कभी कभी जब मेरा मन नहीं करता था रिवीजन करने का, तो जैसे हम लोग सारे फ्रेंड्स हैं तो हम साथ में भी रिवीजन करते थे, एक दूसरे से पूछना ऐसे करके। तो रिवीजन करने में और याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं रही? कभी कभी रही पर ज़्यादा नहीं। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि दिक्कत जो होती है विद्यार्थियों को, उसके लिए क्या आपने सेटअप किया? उनको रिवीजन नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो आपने कैसे टाइम मैनेज किया, या आपके लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही टाइम मैनेज करने की? सब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रही आपका, मतलब फुल मतलब आराम से कर पा रही थी? क्योंकि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं पढ़ पाती। मेरा ये होता है कि एक जब पूरा क्लियर हो जाएगा तभी फिर मैं आगे तो उसमें जैसे ये है कि आपने 3-4 ग्रंथ पहले पढ़ ली, योग सूत्र, गीता, उपनिषद हो गए, अब 4 ग्रंथ पहले हो चुके, 5वां पढ़ रही है, ऐसे फर्स्ट पेपर का भी हो गया, तो आपको पहले का भी रिवाइज करना, नया भी कवर करना है, तो वो कैसे कवर करती थी आप? सर वही, मैं सारा एक साथ रिवाइज नहीं करूँगी। जैसे अगर आज एक नया ग्रंथ है तो जो प्रीवियस वाले में जो मैंने जिसमें मैंने कम रिवीजन दिया है पहले, मैं सिर्फ उसे देखूंगी। जिसमें मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मैं नहीं भूली हूँ उन्हें, मैं उतना जल्दी नहीं देखूंगी। मतलब आपको ये है कि आपको चीज़ याद होगी तो लंबे समय तक याद रहती है? यस सर, अगर मैंने बहुत अच्छे से याद किया, मान लीजिए योग सूत्र आपका पूरा हो गया, वो पूरा होते होते आपकी रिवीजन अच्छे से हो गई, फिर कुछ 10-15-20 दिन भी अगर आप उसको रिवाइज नहीं करती हैं तो वो रिटेन रहेगा। यस सर। तो इस कारण से आपको हर सब्जेक्ट की बार बार रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो आपको कमजोर है कि उतने ही अंश की रिवीजन की जरूरत पड़ती है। क्या कोई ऐसी टेक्निक्स भी है नहीं जो आपने रिवीजन में यूज की हो, या नॉर्मली जैसे रिवीजन करते हैं वैसे रिवीजन किया आपने? सर एक तो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि जब आप पढ़ लेते हो, अगर आपको बहुत बोरिंग लग रहा है पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर मैंने वो भी किया, यूट्यूब से मैं PYQ वीडियोस देखती थी। उससे ये फ़ायदा होता है कि हम बोर नहीं होते, और ऊपर से
सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, आप उसका एक्सप्लेनेशन भी बताते हैं वीडियोस में, तो वो पूरा टॉपिक ही रिवीजन हो जाता है उसका। तो जब मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं सिर्फ तो क्वेश्चंस देख लिए, क्वेश्चंस के साथ में रिवीजन भी हो गया, उत्सुकता भी बढ़ गई, Yes, sir. तो फिर उसके साथ में कुछ टॉपिक्स भी आपने पढ़ लिए। तो जो ये आपका पूरा एक पढ़ने का रहा योग का, इसमें कोई ऐसा रहा टाइम आपको या कोई विषय ऐसा जिसमें आपको बहुत कठिनाई हुई हो तैयार करने में, या कुछ ऐसा नहीं रहा? सर जैसे जो मेन उपनिषद हैं उसमें मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे थे मुझे, बट मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं उन्हें एग्जाम की दृष्टि से कैसे कवर करूं, क्योंकि उनमें सारे ही मंत्रा हैं, तो मुझे समझ नहीं आया शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे। तो वो मैंने बहुत एंड तक उनको पुश किया कि नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो मेरा वो काफ़ी रह भी गया था। तो उसमें मैं बोलूँगी थोड़ा सा समझ नहीं आया था मुझे कि कैसे पढ़ना चाहिए। बाकी आपका सब ठीक रहा, कोई दिक्कत बाकी नहीं रही? मेन दिक्कत मुझे पेपर 1 में थी। हाँ, तो पेपर 1 के बारे में आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए कि पेपर 1 में कैसे आपने तैयारी की, क्या क्या स्ट्रेटेजी रही? जैसे क्लास हो गई, क्लास होने के बाद में क्लास के समय पे कैसे आप उसको हैंडल करती थी? सर पेपर 1 का जब हम पढ़ते थे तो मेरा मेन यही रहता था कि क्लास में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, क्योंकि घर जाके पेपर 1 बहुत बोरिंग लगता है। तो मैंने मेजॉरिटी ऑफ इट यहीं पर करा है। घर जाके मैंने बहुत कम पार्ट किया है। घर जाके मैंने सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स देखे हैं। जैसे मेरे को पेपर 1 में टीचिंग वाला पार्ट अच्छा लगता है, एक रिसर्च वाला पार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो उसकी मैंने बार बार वीडियोस भी देखी है रिसर्च वाले की, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे बहुत डाउट्स थे उसमें। तो रिसर्च जैसे हम पढ़ रहे हैं तो रिसर्च में नोट्स अगर हम देखेंगे तो बहुत लेंदी नोट्स हैं, उतना ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बार बार नहीं पढ़ सकते हाँ जी इनको। सर। तो जैसे हमने पढ़ा तो एक रफ रीडिंग मैं लूंगी घर जाके उन नोट्स की, और उसमें से जो मेजर टॉपिक्स होंगे उन्हें मैं नोट डाउन करूंगी एज शॉर्ट नोट्स। तो उससे ये होता था कि अगली बार मुझे पूरा पीडीएफ नहीं देखना है, सिर्फ अपने नोट्स देखने हैं कि उस टॉपिक में से क्या इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाते हैं, पीवाईक्यूज वगैरह। तो उसके बाद आप बाकी यूट्यूब से वीडियोस देख के क्वेश्चंस कर सकते हो उस पर। तो जैसे मैथ आपने बताया कि मैथ में आपको दिक्कत हुई, डीआई में, रीजनिंग में, तो वो कैसे आपने दूर की दिक्कत, मानसिक स्तर पे भी और वैसे भी? सब मानसिक स्तर में तो मैं बोलूँगी मैंने आपको और अपने फ्रेंड्स को बहुत परेशान किया। मैंने मतलब आपके बोलने से भी बहुत प्रभाव पड़ा। आप बार बार बोलते थे ये करो वो करो, बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू करा, टेबल्स लर्न करी, अभी भी मुझे अच्छे से याद नहीं है जी। और मेरे फ्रेंड्स बहुत मोटिवेट करते थे। जैसे मेरी फ्रेंड है कृतिका, उनकी मैथ्स काफ़ी अच्छी है जी। तो मुझे जो डाउट्स होते थे तो घर में हम उन्हीं से पूछते थे। और हमने डीआई की जैसे प्रैक्टिस है वो हमने रोज़ करी है। स्टार्टिंग में हमने जब क्लास में हुआ था तब हमने छोड़ दिया था 10-15 दिन, फिर जब आपने बोला कि उसे रोज रेगुलर करो तो हमने वो शुरू किया। वो स्टार्ट करके पेपर के लास्ट तक आप डेली डीआई करते? जब मन नहीं कर रहा है तो 1-2 दिन छूटा भी, बट फिर उसके बदले हमने एक दिन में 2-3 डीआईज भी करी है। मतलब एक रेगुलर बना के रखा आपने उसको? हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है रेगुलर प्रैक्टिस से ना बहुत सारे बैरियर्स खुद टूटने लगते हैं, क्योंकि जब आप खुद अपने सेल्फ एस्टीम से एक क्वेश्चन कर पाते हैं पूरा अच्छे से तो आपको और कॉन्फिडेंस देता है वो। स्टार्टिंग में मुझे डीआई के क्वेश्चंस भी समझ नहीं आते थे कि कैसे, मतलब मीनिंग क्या है उनका। तो उसमें जो आपका तरीका था कि सिर्फ एक लाइन पढ़ो, पूरा क्वेश्चन एक साथ मत पढ़ो, तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे डीआई, स्पेशली डीआई में। क्योंकि जब हम उसका एक एक पार्ट को सॉल्व करते हुए चलते हैं तो एक तो लैंग्वेज का कन्फ्यूजन नहीं रहता, और ऊपर से जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी मतलब वो जो बड़ा क्वेश्चन है वो शॉर्ट होता जाता है, एप्लीकेशन उसका थोड़ा इजी हो जाता है कि हम फिगर में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ठीक से अप्लाई कर पाते हैं। तो जैसे आपने स्टार्टिंग की तो स्टार्टिंग में तो आपको मैथ काफ़ी हार्ड लग रहा था, तो ऐसा फेज भी आया लगा कि मैथ नहीं हो रहा छोड़ दें, या आया तो फिर कैसे उसको आपने मतलब दूर किया? मतलब ये परेशानियां रहती, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि 1-2 दिन जोश सा आया, किया कि हाँ भी गुरुजी ने कहा या मुझे करना चाहिए, 2-3 दिन किया और उसको करने के बाद में जितना आउटकम वो सोचते हैं कि ये मुझे आ जाना चाहिए था पूरा का पूरा, वो नहीं आया और उसके बाद वो उसको स्किप कर देते हैं। तो आपका क्या अनुभव है इसमें? सर जैसे डिमोटिवेट होते थे तो हम सारे, मतलब मैं और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सब छोड़ जाते थे मैथ्स और डीआई। तो उसके बाद थोड़ा डर लगता था एग्जाम आने वाला है, तो वो एग्जाम का डर एक बड़ा मोटिवेटर होता था, और ऊपर से जितना आप क्लास में बोलते थे कि रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो उतना वीक होता जाएगा। तो मुझे लगता है ये दोनों ही कॉजेस थे जिनकी वजह से हमने उन्हें रेगुलरली करा। बाकी कुछ पार्ट्स हैं जैसे वही वाला मेथड है कि जो आपको लगता है आपसे हो रहा है इजीली, हम वो ज़्यादा करते थे। जैसे डीआई में कॉन्फिडेंस आ गया था वो हम रेगुलरली करते थे। जैसे कैलेंडर वाला टॉपिक हो गया, क्लॉक वाला हो गया, वैसे हम एक पेपर में सारे टॉपिक्स लिखेंगे, क्लॉक, डीआई, डायरेक्शन। तो उसमें से जो हमें इजी लगता है उसे हम रेगुलरली करते थे क्योंकि वो हमें आता है। पर जो
ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था उसे हम कम करते थे, पर मेन यही था उसके पीछे कि एग्ज़ाम है, उसको करना ही पड़ेगा, तो उसकी वजह से हम उसे कर लेते थे। और कोई टॉपिक ऐसा फर्स्ट पेपर का जो तैयारी में आप बताना चाहती हैं कि इस तरह से तैयारी की जा सकती है, आपको कोई दिक्कत हुई हो या आपको नहीं हुई तो आप कोई सुझाव देना चाहें श्रोताओं को? सब मुझे ज़्यादा दिक्कत तो एनवायरनमेंट में हुई थी, क्योंकि बहुत बोरिंग लगता था वो क्लास में थोड़ा सा। तो उसका मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, बट जो मुझे लगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से काफ़ी आया है, तो मैं सिर्फ वो टॉपिक्स किए ज़्यादातर, जैसे एसिड रेन वाला टॉपिक और जो गोल्स थे स्टार्टिंग में, तो मैंने ज़्यादा ध्यान उन पे दिया जिनसे क्वेश्चंस आए थे। तो और बाकी टॉपिक नॉर्मल आपका रहा। हाँ जी। और इसमें देखें कि जो पूरी तैयारी का टाइम है उसमें कितना आपको लगता है कि तैयारी में टाइम लगता है? ज़्यादा समय चाहिए या इतना चाहिए, या व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है? सर जैसे जब मैंने नहीं पढ़ा था तो मुझे लगता था बहुत टाइम चाहिए, 6-7 महीना तो चाहिए, क्योंकि आपको सिलेबस भी कवर करना है, फिर उसका रिवीजन भी चाहिए। बट अब जब मैंने एक बार ऊपर से ओवरव्यू ले लिया है पूरा सिलेबस का, तो मुझे लगता है कि 4-5 महीने काफ़ी 4-5 है, महीने बहुत काफ़ी अच्छे है। से हो सकता है अगर आपने। मुझे ऐसा लगता है कोचिंग भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये हेडेक कोचिंग का हो जाता है कि उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करवाना है, ये तो आपके ऊपर ये नहीं है कि आपको अपनी मेहनत से सिलेबस कंप्लीट करना है, तो कोचिंग उसमें हेल्प करता है। बाकी डायरेक्शन जो आपके टीचर्स होते हैं उनसे आपको इतना अच्छा डायरेक्शन मिल जाता है कि आप उस समय में कर सकते हो, 4 से 5 महीने मुझे ऐसा में लगता कर सकते हैं। तो कई बार व्यक्ति लेट तैयारी शुरू करते हैं लास्ट के महीनों में, या फिर जो पहले से भी तैयारी करते आ रहे हैं, तो उनमें भी मैंने कुछ बच्चों में देखा है कि शुरुआत में बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, बीच में नहीं करते हैं, कोई लास्ट में करता है। तो लास्ट का जो पीरियड है तैयारी जो करते हुए आ रहे हैं उनके संदर्भ में पूछ रहा हूँ, तो उसको किस प्रकार से उनको यूज करना चाहिए? लास्ट का मतलब 1-1.5 महीना जो है, कि जिससे उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। आपने क्या यूज किया या फिर क्या सुझाव आप देना चाहती हैं? सर 1-1.5 महीना अगर आप उससे पेपर से तुरंत पहले का जो 1.5 महीना है। तो सर जैसे हमारा तो सिलेबस कंप्लीट था, तो मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि पहले मैंने सारे यूनिट्स देखे, जो यूनिट्स मुझे ये था कॉन्फिडेंस था कि ये मैं अच्छे से कर लूँगी। जैसे सबसे ज़्यादा मुझे योग दर्शन पे था, योग उपनिषद पे था, गीता पे था, पेपर 2 से, और पेपर 1 से मुझे टीचिंग में था थोड़ा, और रिसर्च में था, रिसर्च काफ़ी अच्छा लगता था मुझे। और ऐसे जो टॉपिक्स थे जिनमें मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ वो मैंने पहले कवर किए, कवर इन द सेंस उसके PYQs भी कर लिए, शॉर्ट नोट्स भी मेरे पास हैं, और मैं उन्हें रेगुलरली रिवाइज करके पक्का कर लिया उनको। जी सर। तो मुझे लगता है जो आपके फेवरेबल टॉपिक्स हैं उन्हें आप जल्दी कवर करेंगे, उसके बाद जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें धीरे धीरे, मैं लेक्चर दोबारा देखती थी उनका जो मुझे नहीं आया समझ, फिर उनके शॉर्ट नोट्स बना के सेम प्रोसेस कि आपको PYQs करने हैं, और बाकी मैंने पूरा पेपर की भी प्रैक्टिस करी है, क्योंकि मेरी स्पीड काफ़ी कम थी, वो उसकी वजह से मेरे काफ़ी क्वेश्चन छूटते थे। तो इस बार मैं ऐसा करती थी, अगर मैं योगा का पेपर लगा रही हूँ तो मैं टाइमर लगा के बैठूंगी 1 घंटे 1.5 घंटे का, फिर उसमें मैं करूँगी। अगर मुझे मेरा उसमें कवर नहीं हो पा रहा है तो मैं देखूंगी मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है, मुझे फैक्ट्स याद नहीं है या फिर मुझे डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है। वो प्रैक्टिस का कितना रोल रहा आपका योग वाले पेपर में? फर्स्ट पेपर में पेपर प्रैक्टिस को कितना आप रोल देती हैं, कितना महत्व देती हैं उसको? सर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को वही डिटरमाइन करेगा, क्योंकि पहले मेरा ऐसा था, मुझे लग रहा था मेरा इस बार भी पेपर छूटेगा, पर जब मैंने 3-4 पेपर करे टाइम के अंदर, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हो जाएगा। तो मुझे लगता है एक तो आपको पता चल जाएगा अगर आप रेगुलरली एग्जाम्स देंगे, टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस, तो उससे आपको लगेगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि मेजरली जो टॉपिक्स होते हैं ज़्यादातर सिमिलर रहते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप उससे ये एनालाइज कर सकते हो कि किस टॉपिक में आप लैग कर रहे हो या किस यूनिट से आपका उतना स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है, तो आप उसको इंडिविजुअली प्रिपेयर एक कर तो सकते आपका हैं। टाइम मैनेजमेंट में लाभ हुआ आपको पेपर जी प्रैक्टिस करने से, एक कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। फर्स्ट पेपर में आपने कितने पेपर की प्रैक्टिस की, कितने पेपर्स लगाए? DI तो आप कह रही कि आप लगातार लगाती रही, तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस काफी रोल प्ले करती है। तो क्या आपने पेपर की पर्याप्त प्रैक्टिस की थी 1 की, प्रीवियस पेपर्स की, या कुछ ही पेपर्स लगाए थे? तो मैंने 4-5 पेपर लगाए थे दोनों के, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन जो सेल्फ अलग से कर रही थी आप, DI वो डेली लगा रही थी हाँ जी लगभग। सर। लेकिन अगर फुल पेपर की बात करें तो आपने ज़्यादा नहीं लगाए, 4-5 पेपर से आपने लगाए थे। तो उसके अलावा कुछ और आप सुझाव देना चाहें तैयारी के संदर्भ में हमारे श्रोताओं को, कि तैयारी में ये बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन कमियों का ध्यान रखना चाहिए, या ये अच्छी चीज़ें ऐसा किया जाना चाहिए तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी?
तो स्टार्टिंग में तो अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन से पहले आपको मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप बस अपने आप को ये रियलाइज़ करवाओ कि कुछ भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको वही बात है कि आपको अपने आप से लड़ना है। एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस जो आपके माइंड में बैरियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उस एबिलिटी नहीं है उतनी, आप उस लायक नहीं है, तो मुझे लगता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले ये प्रिपरेशंस हैं जो आपको करनी चाहिए। आपको अपने आप को उतना लायक समझना पड़ेगा कि आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। आप में वो कॉन्फिडेंस है कि आप 3 घंटे में वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और पेपर के संदर्भ में ये कि जब आप स्टार्टिंग करेंगे, अगर आप कोचिंग की हेल्प ले रहे हैं और आपके पास कम टाइम है, तो मैं बोलना चाहूँगी कि आपको नोट मेकिंग में उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लगेगा, बैरियर होता है मन में कि एक वर्ड देख के ही पूरा टॉपिक कैसे याद आ जाएगा, बट वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे वो यूजुअल हो जाता है हमारे लिए। तो मेरे तो ज़्यादातर यूनिट्स मैंने ऐसे ही कवर करे हैं, तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ ऐसा आपको लगे कि और आप सुझाव देना चाहें उसमें, और जो भी आपकी सफलता रही है उस सफलता में किन किन का आपका सहयोग रहा, जिनको धन्यवाद आप देना चाहती हैं। सर सबको, सबसे पहले भगवान जी को। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी ने हमेशा मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया है हर चीज़ से। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों के बीच में कभी नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान जी को पता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं अभी उनसे डील कर पाऊँ। तो मैं उनका बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे अच्छी जगहों पे भेजा है, अच्छे लोगों के बीच भेजा है। बाकी मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। उनके पास उतना नॉलेज नहीं है कि वो मुझे गाइड करें कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बट उन्होंने हमेशा मुझे ये मोटिवेशन दिया है कि तू जो भी करेगी हम हैं। मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। बाकी मेरी फैमिली में सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी जो चाची हैं, मेरे जो चाचा जी हैं, छोटे पापा, मेरे जो मामा हैं, मामी हैं, सारे भाई, मेरा भाई हिमांशु, तो मैं सबके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उनका रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है। उन्होंने मुझे यहाँ तक भेजा, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। फिर मैं यहाँ के आपके बहुत ग्रेटफुल हूँ सर, और मैं सर की भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। यहाँ के सिर्फ आप नहीं मिले, मेरे बहुत सारे दोस्त भी बने। कृतिका, साक्षी, अनन्या तो मेरी पहले से दोस्त हैं। मैं सबको इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरी लाइफ का पार्ट हैं, क्योंकि उनके होने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और सर आपके होने से मुझे लगता है कि मुझे बहुत उत्साह मिलता है। जिन सिचुएशंस को मैं कोप नहीं कर पाती हूँ, अगर आपका ध्यान भी आ जाता है तो बहुत ज़्यादा उत्साह आता है मन में कि हो जाएगा। तो हेमा जी अपने मन से काफ़ी सरल हैं, आप लोगों को बात करके थोड़ा सा अंदाज़ा हो ही गया होगा। सरल हृदय में ईश्वर भी सहायता करता है, और जो चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं वो भी सरलता से हो जाती है। कोई थोड़े बहुत संघर्ष होते हैं तो संघर्ष भी नहीं लगते। तो इनका जो जीवन है एकेडमी के साथ में जो जुड़ा हुआ रहा है वो बहुत सरल रही है। जो जो चीज़ें अध्यापकों के द्वारा बताई गई उनको स्वीकार करना, अनुशासन में तो पूरी तरह से ही बनी रही, और जैसा जैसा बताया वैसे आचरण करना, किसी की हिंसा ना करना, और जो भी अपने जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उनको स्वीकार करके उन पर आचरण भी करना। तो आगे के भविष्य के लिए हम बहुत सारी आपकी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्ची को आगे सात्विक जीवन, सात्विक सुख और सात्विक बुद्धि से ईश्वर प्रेरित करे। और आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।